सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी लगती है जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में बनती है। ठीक है, तो ये एनर्जी बनने के लिए भी लगता है ऑक्सीजन। क्या लगता है? ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन जो रहता है वो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो जो ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे लंग्स, लैरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा रूट है कि कैसे आपने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर छोड़ा। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। ठीक है, जो भी नॉर्मल रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। इट इज टेकन इन, ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये हम बाहर रिलीज करते हैं। सो इट इज गिवन आउट। प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो ये डेफिनेशन रही रेस्पिरेशन की। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहली ब्रेथ होती है, पहली सांस होती है, वो डिलीवरी के बाद, बर्थ के बाद ली जाती है। तो जो बेबी रहता है वो अपनी पहली सांस बर्थ के बाद लेता है। इसके पहले जो उसकी लंग्स रहती है वो नॉन फंक्शनल रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, कभी भी रेट अगर आ रहा है मतलब एक मिनट में ये रेट दर्शाता है। तो कितनी बार रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है एक मिनट में, कितनी बार होती है? 12 से 16। ओके, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। वही अगर हम बात करें न्यूबॉर्न की, जो न्यूबॉर्न्स रहते हैं, 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा, उनकी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा रहती है, 30 से 60 पर मिनट रहती है। ठीक है, वो 30 से 60 बार रेस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो भी दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक इंस्पायरेशन यानी सांस लेना, और एक एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर निकालना। ठीक है, इंस्पायरेशन सांस लेना एंड एक्सपायरेशन सांस बाहर निकालना। ओके, एक्सपायर करना मतलब कोई भी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, सो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो हम इनहेल करते हैं, लेते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर आता है, लंग्स के अंदर आता है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो एल्विलाय है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी यूनिट एल्विलाय, सबसे बेसिक यूनिट एल्विलाय, वो क्या करती है? गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन करती है। ठीक है, O2 और CO2 क्या है? गैस है, तो उनका एक्सचेंज करती है। तो जो हमारी बॉडी की सेल है वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करती है ऑक्सीजन लेने के बाद, तो वो क्या करती है? CO2 रिलीज आउट कर देती है। ठीक है, तो जो लंग्स के पास जो ब्लड आता है उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, और जो एल्विलाय है उसमें क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन लिया वो कहाँ जा रहा है? एल्विलाय के अंदर जा रहा है। ठीक है, जो बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन रहता है, जो एल्विलाय का ऑक्सीजन रहता है वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है, और जो ब्लड कैपिलरीज का CO2 रहता है वो लंग्स में वापस चले जाता है। ठीक है, और हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन की प्रोसेस से। तो इधर गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो सकता है और इंटरनल रेस्पिरेशन हो सकता है। तो एक्सटर्नल किसे हम कहेंगे? हमने देखा कि ब्लड और लंग के बीच में ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, ये एल्विलाय है और यहाँ ब्लड कैपिलरीज थी और यहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था। तो जब गैसियस का जो एक्सचेंज है, जो O2 और CO2 है, उसका एक्सचेंज प्रोसेस लंग्स और ब्लड के बीच में हो तो उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहेंगे? जो हमारी बॉडी के टिश्यूज है, हमारी बॉडी के सेल्स है, और यहाँ ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, यहाँ से O2 यहाँ जा रहा है और CO2 यहाँ जा रहा है। ठीक है, सेल्स से ब्लड वेसल में जा रहा है CO2,
और जो O2 है, जो ब्लड वेसल में है, ब्लड के अंदर क्या है, O2 है, तो वो बॉडी के टिश्यूज में जा रहा है। तो ये किसके बीच में हो रहा है, लंग्स और टिश्यूज के बीच में हो रहा है, तो ये हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके बारे में मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ। तो फेज दो फेज में होता है, एक तो इंस्पायर करने की, सांस लेने की, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, ओके। और नेक्स्ट रहती है एक्सपीरेशन, जिसमें हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो इंस्पिरेशन क्या होगा, एयर एंटर्स, एयर क्या हो रही, एंटर कर रही है लंग के अंदर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर हो रही है इंस्पिरेशन। एयर एंटर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है वो हम इनहेल कर रहे हो, लंग्स में जा रही है। और ये प्रोसेस कैसी है, एक्टिव प्रोसेस है। जब एक्टिव प्रोसेस हम बोलते हैं तो इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी की मसल्स रहती है कुछ, जैसे कि डायफ्राम्स, ठीक है, सबकोस्टल मसल्स, तो ये मसल्स भाग लेती है और इंस्पिरेशन की प्रोसेस इनकी मदद से होती है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। वही अगर हम बात करें एक्सपीरेशन की, तो इसमें क्या हो रहा है, हम सांस छोड़ रहे हैं फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। लंग्स से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपीरेशन क्या है, एयर लीव्स, लीव्स यानी बाहर जाना, तो एयर लीव्स फ्रॉम लंग टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हमारा जो लंग है वो कैसा है, एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है। जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, एयर आती है, तो वो फूल जाता है, ठीक है। तो ये फुलाने के लिए क्या लगा हमें, फुलाने के लिए हमें एनर्जी लगी, एक्टिव प्रोसेस थी, ठीक है। और एक्सपायरेशन क्यों, एक्सपायरेशन अपने आप हो जाता है क्योंकि इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव रहता है और वो कोलॉइड हो जाती है, ठीक है। आप बलून के अंदर, जैसे आप बलून में हवा आई, ठीक है, और बलून से आप ऐसे जैसे ही छोड़ते हो तो अपने आप हो जाता है वो प्रोसेस। सांस बलून को फुलाने के लिए आपको एनर्जी लगती है, लेकिन बलून में से एयर अपने आप निकल जाती है। तो इसी प्रकार से ये भी एक्सपायरेशन भी कैसी, पैसिव प्रोसेस है। क्योंकि जो लंग के अंदर का प्रेशर रहता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव प्रेशर रहता है। लंग के अंदर प्रेशर कैसा रहता है, नेगेटिव प्रेशर रहता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इंट्राप्लूरल, जो प्लूरा वर्ड है आपका, प्लूरा वर्ड जो है वो लंग के लिए यूज होता है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका पूरा लंग है वो थोरैसिक कैविटी में होता है। कहाँ पर होता है, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। इधर वाले हिस्से को, डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से को हम थोरैक्स कहते हैं, और डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे एब्डोमेन के पूरे ऑर्गन्स आ जाते हैं, और यहाँ पे थोरैक्स, तो मेजर थोरैक्स में क्या रहता है आपका, थोरैसिक कैविटी में आपकी लंग आ जाती है और एक आपका हार्ट आ जाता है, ठीक है। तो डायफ्राम के ऊपर ये आपका क्या है, डायफ्राम है, उसके ऊपर लंग आ जाती है, तो ये थोरैसिक कैविटी बनती है, और इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी रहती है। तो जो लंग है वो किसके ऊपर लाया कर रही है, किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि जो पूरी लंग है आपकी, उसे एक पूरी मेम्ब्रेन इंक्लोज करके रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा, ओके, प्लूरा। तो ये पूरी मेम्ब्रेन इंक्लोज करके रखती है। एक तो लंग से एकदम चिपकी हुई रहती है, जिसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं, ठीक है, विसरल प्लूरा। और एक थोड़ी बाहर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा, ठीक है। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। जो विसरल वर्ड है वो ऑर्गन्स के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है। तो जो ऑर्गन से अटैच है वो विसरा है। विसरा क्या होता है, ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन से जो लेयर अटैच्ड है उसे हम विसरल प्लूरा कह रहे हैं, और बाहर की पैराइटल प्लूरा कह रहे हैं। तो इनके बीच अब दो लेयर है, तो बीच में क्या बन गई, कैविटी बन गई एक, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी बन गई, और कुछ अमाउंट में इसमें फ्लूइड रहता है, ठीक है, जिसे हम इंट्रा
प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ अमाउंट में फ्लूइड है वो जरूरी रहता है ताकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए फ्लूइड थोड़ा सा रहना जरूरी है। तो ये फ्लूइड कैसा एज अ ल्यूब्रिकेटिव काम करता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए, ठीक है, कि बीच में फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, इसलिए फ्लूइड कुछ अमाउंट में रहता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। वो खैर उसकी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस में कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड ही रहना चाहिए। अगर इसमें हवा भर गई तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स। जो न्यूमो वर्ड है जिसमें पी साइलेंट है, ये मेनली आपकी एयर के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर इसमें ब्लड भर जाए तो हीमोथोरेक्स क्या हो जाएगा, हीमोथोरेक्स इससे हम टर्म करेंगे। तो जो हीम है आपका वो ब्लड के लिए यूज होता है, ठीक है। पानी भर जाए तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है। हाइड्रो वर्ड किसके लिए होता है, वाटर के लिए। अगर पानी भर जाए ये कैविटी के अंदर तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है। अगर पस भर जाता है उसे हम कहते हैं पायोथोरेक्स, ठीक है। पायो, जो पायो वर्ड है वो आपका पस के लिए रहता है। ये प्लूरल कैविटी में क्या हो सकता है, पस भी भर सकता है। अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी हुई, कुछ डिजीज हुई, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है और हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है। वैसे तो इसमें थोड़ा सा ही प्लूरल फ्लूइड रहता है, इंट्रा प्लूरल फ्लूइड रहता है जो कि ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है, लेकिन कुछ डिजीज कंडीशन में ये सब हो सकता है जो आप पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी वो कैसे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आई और कैसे CO2 बाहर निकली। तो ये पूरी प्रोसेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका नोज, ठीक है, नोज, ओके। फिर आता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, ठीक है, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रेकिया, ठीक है, ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। फिर उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है, एक राइट साइड में प्राइमरी ब्रोंकाई और एक लेफ्ट साइड में प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या है आपका, जो दो हिस्से आए हैं प्राइमरी ब्रोंकाई है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट, दो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद और डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर और डिवाइड होते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं और फिर एल्विलाई आता है, ठीक है, जो बेसिक रेस्पिरेटरी यूनिट है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है। जो CO2 है वो एल्विलाई के अंदर आती है और एल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्गन्स रहे, नोज, ठीक है, नोज से सांस ली, फिर वो फेरिंग्स में गया, ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स में भी दो होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स होता है, एक ओरोफेरिंग्स होता है। तो ये वाला जो है खाने वाला हिस्सा हमारी ओरल कैविटी, उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं इधर वाले हिस्से को, और जो नोज का रहता है जहां से हम सांस लेते हैं उसे हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। और फिर ये मिलके क्या बना लेते हैं, विंड पाइप बना लेते हैं नीचे जाके। फिर ट्रेकिया आपका आता है विंड पाइप, है ना, और फिर वो डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर पूरा रेस्पिरेटरी ट्री बनता है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। लंग्स में भी हमने डिवीजन देखे, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं आपके, और फिर आपकी एल्विलाई आ जाती है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री के बारे में, ठीक है। ट्रेकिया और जो ब्रोंकिया डिवाइड हुआ है, ब्रोंकियल्स है, वो एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ट्री में भी क्या होता है, ये मेन ब्रांच हो गई, ठीक है, मेन ब्रांच के बाद सब ब्रांचेस होती है और पूरी ऐसे डिवाइड होते रहते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। तो ये एक प्रकार का ट्री हो जाता है, इसलिए हम इसको ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, क्योंकि एक से दूसरी ब्रांच ऐसी डिवाइड होते रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रेकिया, ठीक है, ये आपका ट्रेकिया विंड पाइप। तो ये ट्रेकिया आपका दो में डिवाइड हो जाता है, आपकी दो लंग्स है राइट एंड लेफ्ट, दो में डिवाइड हो गया प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, क्या बना, प्राइमरी ब्रोंकस, ये वाला, ओके। ये जो दो इसमें ये क्या है आपका प्राइमरी ब्रोंकस, ओके। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस में, ठीक है, ये ट्रेकिया, ओके, ये प्राइमरी ब्रोंकस, ये आपकी लंग्स। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस था ये वापस डिवाइड हुआ
सेकेंडरी ब्रोंकस में, ठीक है। सेकेंडरी के बाद ये हुआ टर्शरी ब्रोंकस में। अब ये जो टर्शरी ब्रोंकस है उसमें राइट लंग में 10 टर्शरी ब्रोंकस है और लेफ्ट में 8, ठीक है। जो लेफ्ट लंग है उसमें 8 टर्शरी ब्रोंकस है और राइट में कितने हैं, 10 है, ठीक है। 10 ब्रांचेस निकली टर्शरी ब्रोंकस की। ओके, फिर टर्शरी ब्रोंकस के बाद बन जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बन जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब ये थोड़े स्मॉल यूनिट में आ गए ब्रोंक्यूल्स में, अब थोड़ी सी पतली पतली, ओके, ब्रोंक्यूल्स बने। अब जब ये ब्रोंक्यूल्स जो है इनका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर का है, अगर 1 मिलीमीटर का है तो हम उन्हें कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अगर 1 मिलीमीटर का है। फिर उसके बाद ये और डिवाइड होते हैं और पतले होते हैं, और जब इनका डायमीटर 0.5 यानी इसका हाफ, 1 मिलीमीटर का हाफ 0.5 मिलीमीटर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, सबसे पतले वाले को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई। ट्रेकिया से कैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुए और क्या क्या चीजें बीच में आई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। ब्रोंकस बनने के बाद क्या बना, ब्रोंक्यूल्स बने, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनी ब्रोंक्यूल्स और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो यहाँ तक हुआ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से एल्विलाई कैसे बन रहे हैं, ठीक है, जिसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट की कहानी शुरू ही होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से। तो एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, फिर ये डिवाइड होता है और किस में बन जाता है, एल्विलाई में, ठीक है। ये एल्विलाइज है और ये पूरा एल्विलाई का सेक है, ठीक है, मतलब बंच ऑफ एल्विलाई। तो क्या है, एल्विलाई का सेक है। तो इसमें भी क्या आ जाएंगे, फिर इसमें ये छोटी छोटी सी एल्विलाइज आ जाएंगी। ओके, तो ये क्या हुआ आपका सबसे वाला पतला वाला ब्रोंक्यूल्स, जो कि आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स था, ये आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। ओके, फिर ये जो डक्ट में डिवाइड हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं, एल्व्यूलर डक्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब ये डक्ट में डिवाइड हुआ, एल्व्यूलर डक्ट में, ठीक है। फिर जैसे सैक जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलर सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्व्यूलर सैक कहते हैं। और ये सैक यानी गुच्छा, तो ये गुच्छे में क्या है, एल्व्यूलाइज है, जो कि हमारी बेसिक रेस्पिरेटरी यूनिट है, ठीक है, एल्वुला। और जो हमारी एल्वुला है उनका डायमीटर कितना रहता है, 0.2 से 0.5 मिलीमीटर का, ठीक है, इतना ज्यादा थिन डायमीटर रहता है। तो ये आपका पूरा मिलके क्या बन जाता है, रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या आया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, ठीक है, एल्वुलर सैक और एल्वुला, ये सब मिलके आपकी रेस्पिरेटरी यूनिट एक यूनिट बना लेती है, ठीक है। समझ में आया आपको। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री से हमने शुरू किया था। ट्रेकिया डिवाइड हुई प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस में राइट लंग में 10 थे और लेफ्ट लंग में 8 थे। तो उसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जिसका साइज 1 मिलीमीटर का डायमीटर था। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुए जिनका डायमीटर 0.5 था, ठीक है, 0.5 डायमीटर था। फिर हमने रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में पढ़ा, जिसकी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से शुरू हो रही है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिर डिवाइड हुआ, एल्वुलर डक्ट बना और फिर गुच्छे बने जिसे हम एल्वुलर सैक कह रहे हैं और फिर हमारी एल्वुलाई बनी, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी यूनिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ट्रेकिया के ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, जो ट्रेकिया के ऊपर वाला हिस्सा है, और ट्रेकिया के नीचे वाला हिस्सा जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो नंबर 1 ऑल्फैक्शन, ठीक है। ऑल्फैक्शन तो जो भी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है उसका जो सेंसेशन है वो हमारी जो नॉस्ट्रल्स है, ओके, दिस आर नॉस्ट्रल्स। तो नॉस्ट्रल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कैसी खुशबू है, अच्छी है, बुरी है। तो ऑल्फैक्शन जो कि बहुत मेजर सेंस है, ठीक है, वो कैरी करती है नॉस्ट्रल्स। तो ये मेजर फंक्शन है। सेकेंड इज वोकलाइजेशन यानी स्पीच, ठीक है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ उसमें भी फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का, वोकलाइजेशन स्पीच में भी, ठीक है। थर्ड इज
प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आप हमारे अपनी नोज में भी देखेंगे तो बहुत सारे सीलिया होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो जैसे डस्ट वगैरह जो रहते हैं वो उधर ही ट्रैप हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रैप हो गए, ठीक है, लंग्स के अंदर अगर वो ट्रैप हो जाते हैं, लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यही इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, जिसे हम क्या, कुछ भी पार्टिकल लंग के अंदर चले गया, ठीक है, एस्पायर कर लिया या किसी ने, तो निमोनिया हो सकता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है, अगर हेल्दी है, फंक्शन अच्छी करती है लंग्स, ठीक है, तो प्रिवेंशन हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स का, जिसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। थर्ड, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी मैक्रोफेजेस और ये सब रिलीज करती है, लिम्फोसाइट्स वगैरह रहती है लंग्स के अंदर, अगर कुछ इन्फेक्शन होता है तो, ठीक है, तो एक प्रकार का डिफेंस करती है लंग्स, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म। फिफ्थ इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आप देखोगे कि सांस में भी मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर यानी वाटर, ठीक है, वाटर होता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम बाहर रिलीज करते हैं, तो जो बैलेंस होता है वो मेंटेन करती है हमारी लंग्स, तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। सिक्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वही सेम बात, अगर हम सांस छोड़ रहे हैं तो मॉइस्चर के साथ में, एयर के साथ में थोड़ी सी हीट भी रहती है, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। एंटीकोएगुलेंट फंक्शन, तो लंग्स रिलीज करती है हेपारिन, ठीक है, जो कि एज अ एंटीकोएगुलेंट काम करता है, तो एंटीकोएगुलेंट फंक्शन रहता है। कोएगुलेशन यानी क्या होता है, मतलब कुछ भी ब्लड का थक्का जम जाना, है ना, कोएगुलेट हो जाना ब्लड, उसे हम कहते हैं, तो उसे तोड़ता कौन है, एंटीकोएगुलेंट फंक्शन, ठीक है, मतलब खून को पतला करना है, एंटीकोएगुलेंट यानी खून को पतला करने वाला फंक्शन, तो हेपेरिन करता है वो। सेकेंड, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करता है लंग, क्यों, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन है वो क्या करता है, हमारी ब्लड कैपिलरीज को पतला करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है, तो बहुत सारे टाइम पर क्या होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमें क्या चाहिए होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़े, तो उसके लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्टिवेट अगर होती है तभी एंजियोटेंसिन बनता है, ठीक है, जो अब रास मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये मैकेनिज्म मैंने दूसरे वीडियो में भी पढ़ा है, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये बीपी एट दी एंड क्या कर रहा है, बीपी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। 9, हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है लंग, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। फिर 10th है एसिड बेस बैलेंस, तो एसिड बेस बैलेंस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका है, फिर आपका जो CO है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, तो एसिड और बेस इन सब का बैलेंस बनाए रखती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस इसको प्रिवेंट करती है, ये पूरा बैलेंस बना के रखती है बॉडी में, तो ये सारे रही फंक्शंस ऑफ लंग्स या फंक्शन ऑफ पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। So this is all about respiration की normal physiology. I hope you understood the topic. Don't forget to like, subscribe to my channel. I'm Dr. Prachin. Thank you so much for watching.